हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस विद एक्सेस मेथड। डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सेस मेथड्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताना है, फिर उसका एक्सेस मेथड से डिफरेंस समझाना है और लास्ट में अलग अलग एक्सेस मेथड्स को डिस्क्राइब करना है। मतलब थियरी, एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस सब इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स दोनों डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि डाटा फाइल सिस्टम में किस तरह अरेंज और स्टोर की जा रही है, जबकि एक्सेस मेथड बताता है कि उन फाइल से डाटा कैसे रिट्रीव या अपडेट किया जाता है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट्स को सही तरह समझा जाए तो डेटा हैंडलिंग सिस्टम काफी एफिशिएंट बन सकता है, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या डेटाबेसेस। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डेटा रिकॉर्ड्स को स्टोरेज डिवाइस पर किस लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज और स्टोर किया गया है। ये डिसाइड करता है कि रिकॉर्ड्स को कौन से ऑर्डर में स्टोर और एक्सेस किया जाएगा। इसका मेन एम होता है फास्ट रिट्रीवल, इजी अपडेटिंग और डाटा रिडंडेंसी कम करना। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बुक्स को ऑथर नेम या एक्सेशन नंबर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते हैं, जैसे रोल नंबर के हिसाब से। इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडेक्स मेंटेन किया जाता है जिससे रिकॉर्ड को डायरेक्ट लोकेट कर सके। हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। की फील्ड पर हैश फंक्शन लगाकर रिकॉर्ड का एड्रेस निकलते हैं। 2. मीनिंग ऑफ एक्सेस मेथड। डेफिनेशन। एक्सेस मेथड का मतलब है डाटा को फाइल या डेटाबेस से रिट्रीव, ऐड या अपडेट करने का तरीका। ये बताता है कि प्रोग्राम स्टोरेज के अंदर डाटा तक कैसे पहुंचता है। एक्सेस मेथड डाटा के पाथ और रिट्रीवल स्पीड दोनों को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरियन को एक स्पेसिफिक बुक आईडी से रिकॉर्ड चाहिए तो वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड से तुरंत रिट्रीव कर सकती है। पर्पस। डाटा को एफिशिएंटली लोकेट करना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को फास्ट और रिलायबल बनाना। 3. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। डाटा एक के बाद एक रिकॉर्ड के सीक्वेंस में एक्सेस होता है। यूजफुल है जब सभी रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना हो, जैसे पेरोल सिस्टम। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मेंबर्स की लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ना। प्रोज, सिंपल और लो कॉस्ट। कॉन्स, रैंडम एक्सेस के लिए स्लो। डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेथड। रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं की वैल्यू से, बिना पहले रिकॉर्ड्स पढ़े। एग्जाम्पल, बोरोअर आईडी से तुरंत रिकॉर्ड देखना। प्रोज, फास्ट और एफिशिएंट। कॉन्स, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स होती है। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड ISAM सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों का मिक्स है। इंडेक्स फाइल के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस होता है, नहीं माइल तो सिक्वेंशियली सर्च होता है। एग्जाम्पल, ऑथर के नाम से कैटलॉग सर्च करना। प्रोज, स्पीड और एफिशिएंसी दोनों। कॉन्स, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए इंडेक्स के लिए। हैश्ड एक्सेस मेथड। की पर हैश फंक्शन लगाकर एड्रेस जनरेट होता है। एग्जाम्पल, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम में डॉक्यूमेंट आईडी के हैश के बेसिस पर रिकॉर्ड एक्सेस करना। प्रोज, एग्जैक्ट मैच के लिए वेरी फास्ट। कॉन्स, हैश कोलिजन्स हो सकते हैं। कंक्लूजन। समरी में, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टोरेज का स्ट्रक्चर बताता है, जबकि एक्सेस मेथड बताता है डाटा तक पहुंचने का तरीका। दोनों का राइट कॉम्बिनेशन सिस्टम को फास्ट और रिलायबल बनाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. What do you understand by information retrieval? Differentiate it from data retrieval. Describe the steps involved in carrying out effective and efficient searches for retrieval of information. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल (IR) का मतलब समझाना है, यूज डेटा रिट्रीवल से कंपेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतानी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सर्च कर सकें। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब होता है किसी बड़े कलेक्शन या डेटाबेस से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढना जो यूजर के क्वेरी या नीड के अकॉर्डिंग हो। ये मेनली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स और वेब पेजेस के साथ डील करता है। डेटा रिट्रीवल से अलग रेलेवेंस और मीनिंग पर फोकस करता है, एग्जैक्ट मैच पर नहीं। ये लाइब्रेरी साइंस और डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल (IR). IR एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम यूजर के क्वेरी के बेसिस पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर काम करता है जैसे टेक्स्ट या मल्टीमीडिया। इसका मेन गोल होता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना, एग्जैक्ट डाटा नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पर क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स सर्च करते हो तो सिस्टम रिलेटेड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स लाता है, चाहे एग्जैक्ट वर्डिंग अलग ही क्यों ना हो। मेन कंपोनेंट्स। यूजर क्वेरी, जो यूजर सर्च करना चाहता है। डेटाबेस कलेक्शन, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। रिट्रीवल सिस्टम, जो सर्च करके रिजल्ट्स देता है जैसे OPAC या सर्च इंजन। 3. स्टेप्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। स्टेप 1. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नीड एनालिसिस। पहले यूजर के इंफॉर्मेशन नीड को समझा जाता है। लाइब्रेरियन या सिस्टम यूजर के क्वेरी को क्लियरली डिफाइन करता है। स्टेप 2. क्वेरी फॉर्म्यूलेशन। यूजर के नीड को कीवर्ड्स, बूलियन ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट और फ्रेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया से दोनों टर्म्स वाले डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 3. डेटाबेस या इंफॉर्मेशन सोर्स का सिलेक्शन। सही डेटाबेस चूज करना जरूरी है जैसे स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या OPAC। ये एंश्योर करता है कि सर्च रेलेवेंट एनवायरनमेंट में हो। स्टेप 4. एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च। क्वेरी को रन किया जाता है और फिल्टर्स, टेसॉरस या फील्ड सर्च का यूज किया जाता है। एडवांस सर्च टूल से एक्यूरेसी बढ़ती है। स्टेप 5. इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स। रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि वो रेलेवेंट और अपडेटेड हैं या नहीं। इररेलेवेंट रिजल्ट्स को रिमूव किया जाता है। स्टेप 6. रिफाइनमेंट एंड फीडबैक। अगर रिजल्ट्स सैटिस्फैक्टरी नहीं है तो क्वेरी को मॉडिफाई करके दोबारा सर्च किया जाता है। फीडबैक से सिस्टम की एक्यूरेसी टाइम के साथ इंप्रूव होती है। स्टेप 7. प्रेजेंटेशन एंड यूज। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो अपने रिसर्च या डिसीजन मेकिंग में उस कर सके। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक एसेंशियल प्रोसेस है जो यूजर को उनके नीड के हिसाब से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढने में मदद करता है। ये रेलेवेंस बेस्ड सर्चिंग पर फोकस करता है जो आज के डिजिटल एज में बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करें, क्वेरी बनाना, सर्च करना, इवैल्यूएट करना और रिफाइन करना, तो सर्च प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Describe the function and activities of a computerized circulation module. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर इसका रोल क्या है और ये कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। मतलब हमें इशू, रिटर्न, रिन्यूअल, रिजर्वेशन, फाइन कलेक्शन जैसे प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने हैं और बताना है कि ऑटोमेशन से ये कैसे इजी और एफिशिएंट हो जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल एक ऐसा पार्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो पूरे इशू रिटर्न प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। यह सिस्टम लाइब्रेरी के मेंबर्स, बुक्स और ट्रांजैक्शंस का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखता है। मैनुअल सिस्टम के मुकाबले में ये बहुत फास्ट और रिलायबल होता है। इसका मेन पर्पस होता है लाइब्रेरी के सर्कुलेशन ऑपरेशंस को सिंपल, क्विक और ट्रांसपेरेंट बनाना। आज के डिजिटल टाइम में हर मॉडर्न लाइब्रेरी इस मॉड्यूल का यूज करती है। मेन बॉडी। 1. सर्कुलेशन मॉड्यूल का मतलब और इम्पोर्टेंस। सर्कुलेशन मॉड्यूल बेसिकली उन सभी कामों से रिलेटेड होता है जो लाइब्रेरी के मटेरियल के इश्यू और रिटर्न से जुड़े होते हैं। पहले ये काम मैनुअली रजिस्टर्स के थ्रू होता था, पर अब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज होते हैं। ये यूजर्स और उनके बोरोइंग हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है। ओवरड्यू बुक्स पर ऑटोमैटिक अलर्ट देता है। डुप्लीकेशन और लॉस से बचता है।
जैसे सॉफ्टवेयर कोआ या लिबिसिस में सर्कुलेशन मॉड्यूल सभी इश्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिक अपडेट करता है। 2. कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल के को फंक्शंस। ए. यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें लाइब्रेरी मेंबर्स के डिटेल्स जैसे आईडी, कैटेगरी और बोरोइंग लिमिट स्टोर होती है। बी. इशू और रिटर्न। बुक्स इशू, रिटर्न बारकोड या RFID के जरिए होती है और डाटाबेस तुरंत अपडेट हो जाता है। सी. रिन्यूअल। यूजर अपने इशूड बुक्स को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं अगर उन पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। डी. रिजर्वेशन। अगर कोई बुक इशूड है तो दूसरा यूजर उस पर रिजर्वेशन लगा सकता है। जब बुक अवेलेबल होती है, सिस्टम नोटिफिकेशन देता है। ए. फाइन मैनेजमेंट। लेट रिटर्न पर सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइन कैलकुलेट करता है और रिसीट जनरेट करता है। एफ. रिपोर्ट्स जनरेशन। डेली ट्रांजैक्शंस, ओवरड्यू रिपोर्ट्स और यूजर एक्टिविटी का डेटा इजीली जनरेट होता है। ये सारे फीचर्स मिलकर सर्कुलेशन प्रोसेस को फास्ट, एक्यूरेट और सिस्टमैटिक बनाते हैं। 3. कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल के बेनिफिट्स। टाइम सेविंग। मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, काम इंस्टेंट हो जाता है। एक्यूरेसी। डेटा एंट्री एरर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। यूजर कंफर्ट। यूजर्स अपने अकाउंट से रिन्यूअल और रिजर्वेशन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी। फाइन कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है। मैनेजमेंट हेल्प। रिपोर्ट्स से लाइब्रेरी अपने डिसीजंस बेटर ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, यूनिवर्सिटीज अपने सर्कुलेशन रिकॉर्ड्स देखकर डिसाइड करती हैं कि कौन सी बुक स्टूडेंट्स ज्यादा इशू करते हैं। 4. इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स। सर्कुलेशन मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड होता है जैसे OPAC, जिससे यूजर्स को रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिखती है। एक्विजिशन और कैटलॉगिंग मॉड्यूल्स, जिससे सिर्फ प्रॉपर्ली कैटलॉग बुक्स हाई इशू होती है। मेंबरशिप और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स, जो फाइन्स और फीस का रिकॉर्ड रखते हैं। इस इंटीग्रेशन से पूरी लाइब्रेरी सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चलती है। कंक्लूजन। कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल लाइब्रेरी ऑटोमेशन का कोर पार्ट है। ये हर सर्कुलेशन एक्टिविटी को ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बनाता है। इशू, रिटर्न, रिन्यूअल और फाइन मैनेजमेंट जैसे काम आसान और एक्यूरेट हो जाते हैं। इस मॉड्यूल के थ्रू लाइब्रेरीज मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली सर्विसेज दे सकती है, जिससे रीडर्स का एक्सपीरियंस और भी बेटर होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the criteria for evaluation of a library automation software. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को evaluate करते टाइम किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। मतलब, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स को कैसे जज करते हैं। हमें बताना है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर चूज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जो लाइब्रेरी के सभी काम, जैसे एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल्स कंट्रोल और OPAC को ऑटोमेट करता है। मार्केट में कई तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसलिए लाइब्रेरी को अपनी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ता है। इवैल्यूएशन प्रोसेस इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और टेक्निकली स्ट्रांग हो। यह प्रोसेस लाइब्रेरियन को सही डिसीजन लेने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. फंक्शनल क्राइटेरिया। सबसे पहले देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने फंक्शंस कवर करता है। कोर मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरी के मेन ऑपरेशंस होने चाहिए, जैसे एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल्स कंट्रोल और OPAC। इंटीग्रेशन। सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए ताकि डाटा एक सिस्टम से दूसरे में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। कस्टमाइजेशन। लाइब्रेरी की नीड्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन होना चाहिए। 2. टेक्निकल क्राइटेरिया। ये सॉफ्टवेयर के टेक्निकल स्ट्रेंथ को जज करता है। कंपैटिबिलिटी। सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्मूथली चलना चाहिए। डेटाबेस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रॉन्ग DBMS होना चाहिए जो बैकअप और डाटा रिट्रीवल को इजी बनाए। स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस। सॉफ्टवेयर को मार्क 21, Z39.50 जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। सिक्योरिटी। डेटा सिक्योर होना चाहिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाव के लिए प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। 3. यूजर इंटरफेस एंड यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि स्टाफ और यूजर्स दोनों इजीली यूज कर सकें। इंटरफेस डिजाइन।
सिंपल और इंट्यूटिव डिजाइन होना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी मिले। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर हेल्प फाइल्स और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होने चाहिए। परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर फास्ट रिस्पॉन्ड करे चाहे एक साथ कई यूजर्स यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल, कोआ एक पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इंटरफेस बहुत ईजी और क्लीन है। 4. कॉस्ट एंड वेंडर सपोर्ट, कॉस्ट और वेंडर सपोर्ट एवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट, सिर्फ परचेस प्राइस हाई नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखनी चाहिए। ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट, वेंडर को स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर का टाइमली अपडेट होना चाहिए ताकि नए फीचर्स और बग्स फिक्स हो सकें। एग्जाम्पल, लिबिसिस जैसे पेड सॉफ्टवेयर रेगुलर अपग्रेड्स और सपोर्ट देते हैं। 5. परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन एंड फीडबैक, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद भी एवैल्यूएशन जरूरी है। ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन, पहले ट्रायल रन करके चेक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के सिस्टम के साथ कंपैटिबल है या नहीं। फीडबैक, स्टाफ और यूजर्स का रेगुलर फीडबैक सॉफ्टवेयर के इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। कंक्लूजन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का एवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी प्रोसेस है। यह एंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के फंक्शनल और टेक्निकल दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अच्छा सॉफ्टवेयर वही है जो रिलायबल, यूजर फ्रेंडली, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव हो। सही एवैल्यूएशन से लाइब्रेरी अपने काम को एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Define digitization. Discuss its benefits. Describe the criteria used for selection of materials for digitization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजिटाइजेशन का मतलब बताना है, उसके बेनिफिट्स या फायदे एक्सप्लेन करने हैं और ये समझाना है कि मटेरियल्स को डिजिटाइज करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल या एनालॉग मटेरियल जैसे कि बुक्स, फोटोग्राफ्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। यह डिजिटल लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का एक जरूरी हिस्सा है। इस प्रोसेस के थ्रू हम पुरानी और डेलिकेट मटेरियल्स को सेफ रख सकते हैं और उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में लाइब्रेरीज, आर्काइव्स और म्यूजियम्स के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल मटेरियल्स को स्कैनर्स, कैमराज या डिजिटल टूल्स के जरिए डिजिटल फॉर्म में बदला जाता है। डिजिटाइज्ड डाटा को स्टोर, प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिकली शेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, किसी प्रिंटेड बुक को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इससे हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे ओरिजिनल कॉपी खराब हो जाए। 2. बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन। A. प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। डिजिटाइजेशन रेयर और ओल्ड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। फिजिकल हैंडलिंग कम होती है, जिससे डैमेज का रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल, पुरानी न्यूज़पेपर्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्कैन करके सेव कर लेना। B. इजी एक्सेसिबिलिटी। डिजिटाइज्ड मटेरियल्स को कभी भी, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यह एक्सेस फॉर ऑल कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स लाइब्रेरी आए बिना हाई स्टडी कर सकते हैं। C. फास्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। डिजिटाइज्ड कंटेंट को इजीली सर्च और रिट्रीव किया जा सकता है यूजिंग मेटाडेटा और कीवर्ड्स। यह टाइम सेव करता है और एफिशिएंसी बढ़ता है। D. रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। डिजिटाइज्ड डाटा को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच शेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDL, जहां स्टूडेंट्स फ्री एक्सेस ले सकते हैं। A. स्पेस और कॉस्ट एफिशिएंसी। डिजिटल स्टोरेज के लिए फिजिकल स्पेस कम लगता है। इनिशियल सेटअप महंगा होता है, पर लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 3. Criteria for selection of materials for digitization. A. Value and importance. Research या historical value वाले materials को पहले digitize किया जाता है। Example, rare books, government records और ancient manuscripts. B. Usage frequency. जो items ज़्यादा यूज होते हैं, उन्हें digitize करना चाहिए ताकि उनका physical damage ना हो। C. Physical condition. फ्रैजाइल और डिटेरियोरेटिंग मटेरियल्स को डिजिटाइज करके सेव किया जा सकता है। अगर मटेरियल बहुत खराब है तो पहले रेस्टोरेशन जरूरी होती है। D. कॉपीराइट और लीगल कंप्लायंस।
सिर्फ वही मटेरियल्स डिजिटाइज होने चाहिए जिनके कॉपीराइट्स क्लियर है। लाइब्रेरी को इंश्योर करना चाहिए कि लीगल परमिशंस मिल चुकी है। ए टेक्निकल फीजिबिलिटी, मटेरियल स्कैन करने के लिए सूटेबल होना चाहिए। साइज, क्लैरिटी और फॉर्मेट जैसे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। एफ कॉस्ट और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, बजट, स्टाफ और टाइम को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी यूजफुल होता है। जी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन के गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे प्रिजर्वेशन, एक्सेस या रिसर्च। 4 एग्जाम्पल ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया DLI और गूगल बुक्स प्रोजेक्ट जिसमें क्रोज ऑफ बुक्स को स्कैन करके ऑनलाइन एक्सेस के लिए रखा गया है। कंक्लूजन, डिजिटाइजेशन एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो नॉलेज को प्रिजर्व और एक्सेसिबल दोनों बनाता है। ये कल्चरल और एजुकेशनल मटेरियल्स को सेफ रखने में मदद करता है। अगर प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किए जाएं, तो डिजिटाइजेशन से लाइब्रेरी सर्विसेज और भी इफेक्टिव बन जाती है। आज के टाइम में ये नॉलेज सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बन चुका है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।